राजधानी कीव में बड़ा हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें सवार कई अधिकारी थे, गृह मंत्री भी मौजूद थे। सभी की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, हालांकि ये हादसा है या फिर रूस की तरफ से हुआ कोई ऐसा हमला जिसका शिकार ये हेलीकॉप्टर यहां पर हुआ है। जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। दर्दनाक खौफनाक हादसा जिसमें 18 की जान चली गई। तो आपको बता दें, शुरुआती जानकारी के मुताबिक विजिबिलिटी कम होने की वजह से, अंधेरा और कोहरा होने की वजह से जाकर ये हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से जा टकराया और उसके बाद ये हादसा हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में बाहरी इलाके में, बाहरी पूर्वी कीव में यह हादसा हुआ है और किंडरगार्टन पर बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है और ऐसे में कई बच्चों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से जुड़ी हुई, जहां पर एक इमारत से टकराकर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और इस हेलीकॉप्टर में आपको बता दें कि 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के गृह मंत्री भी सवार थे, जिनकी मौत हो चुकी है और इसके साथ ही यूक्रेन के कई और अधिकारियों की मौजूदगी भी बताई जा रही है, जो कि ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आसमान में उड़ान भरता हुआ ये हेलीकॉप्टर अचानक जो है एक बिल्डिंग से टकराता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि देखिए, बर्फबारी वहां पर हो रही थी, बारिश हो रही थी, ऐसे में विजिबिलिटी एक बड़ा कारण बन सकता है इस हादसे के पीछे, लेकिन फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए। तो तस्वीर जो इस वक्त एनिमेशन के जरिए आप देख रहे हैं, ठीक ये हादसा ऐसे ही हुआ। हेलीकॉप्टर किस तरह से इस इमारत से यहां पर टकराया। हालांकि जो तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी मौके की, वो धुंधली जरूर थी, लेकिन इस तरह से ये पूरा हादसा यहां पर हुआ जिसमें 18 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी हैं। और सिर्फ 18 जिंदगियां, आपको बता दें कई बच्चों के भी घायल होने की जानकारी आ रही है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप दरअसल देख रहे हैं इसे किंडरगार्टन स्कूल बताया जा रहा है। और तस्वीरें अगर आप देखें तो काफी ज्यादा धुंध होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से इस बिल्डिंग से ये हेलीकॉप्टर टकराया और उसके बाद ये हादसा हो गया जिसमें कई जानें चली गई। और दुनिया ने एक बार फिर से फाइटर जेट राफेल का दम देखा। लिथुआनिया में तैनात इस फाइटर जेट ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट को घेर लिया और रूस के विमान को वापस अपनी हवाई सीमा में लौटने पर मजबूर भी कर दिया। राफेल ने रोका रूस का रास्ता। रूस के फाइटर जेट को बाल्टिक सागर के ऊपर घेरा। समंदर के ऊपर राफेल ने दिखाया दम। फ्रांस में बना फाइटर जेट राफेल युद्ध के मैदान में कितना सक्षम, ताकतवर और कारगर है, ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं। ये वीडियो बाल्टिक सागर के ऊपर का है। वहां राफेल जेट ने रूसी फाइटर जेट को छका दिया और उसे वापस लौटने को मजबूर कर दिया। ये राफेल जेट लुधियाना में तैनात हैं और जैसे ही खबर मिली कि रूस का फाइटर इसके क्षेत्र से गुजरने वाला है, वैसे ही राफेल ने उड़ान भरी और रूस के जेट को बाल्टिक सागर के ऊपर घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इस वीडियो को देखकर ये साफ हो गया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की घेरेबंदी बढ़ गई है। नेटो और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया है। रूस की हरकतों पर नजर रखने के लिए नेटो ने रोमानिया से सर्विलेंस प्लेन की तैनाती की है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में रूस की राह आसान नहीं रहने वाली। और पोलैंड ने पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हार गया तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ जाएगी। उन्होंने जर्मनी समेत यूरोप के सभी नाटो देशों से यूक्रेन को पूरी सैन्य मदद देने की अपील की है। पोलैंड ने ये चेतावनी किस आधार पर दी है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। Ukraine's defeat may become a prelude to a world war. क्या यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या यूक्रेन की हार के बाद जल उठेगा समूचा यूरोप? क्या यूक्रेन को जला रही जंग
आज पूरी दुनिया को भस्म कर देगी। जी हाँ, एक बयान के बाद ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं और दुनिया दहशत में आ गई है। दुनिया को डराने वाला ये बयान दिया है पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोज मोराविकी ने। पहले सुन लीजिए कि मोराविकी ने ऐसा क्या कहा जिससे दुनिया खौफ में है। यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की एक प्रस्तावना बन सकती है, इसलिए आज यूक्रेन की मदद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई कारण नहीं है। जर्मनी को यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवरी की अनुमति देनी चाहिए। यूक्रेन आज सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए भी लड़ रहा है। मैं जर्मन सरकार से इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने और हर तरह के हथियार की डिलीवरी का आग्रह करता हूं। पोलैंड के प्रधानमंत्री पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने यूक्रेन में लगी अशांति की आग में दुनिया भर के झुलसने का खतरा जताया है, बल्कि उनसे पहले नेटो प्रमुख भी ये डर जता चुके हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा डर रूस से है, क्योंकि रूस अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने भी यूक्रेन की जंग को पूरे यूरोप में फैलने का खतरा जताया था। अगर यूरोपीय देशों को युद्ध में उतरना पड़ा तो नेटो देश होने के नाते अमेरिका को भी जंग के मैदान में आना पड़ेगा। तब 2 परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच होने वाली महाविनाशक जंग में कोई भी देश अछूता नहीं रह पाएगा। बर्लिन में आयोजित एक सम्मेलन में पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोज मोराविकी ने दुनिया भर को थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी देते हुए यूक्रेन की हथियारों से मदद की अपील कर डाली। उन्होंने जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक देने की अपील की और सभी नेटो देशों को इशारों में संकेत दिया कि यूक्रेन को हथियार की मदद करके वो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के बाकी देशों पर हमला न हो, इसलिए यूक्रेन खून बहा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिको ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका देश नेटो के मिशन को पूरा करने के लिए खून बहा रहा है, इसलिए अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति की। दरअसल पोलैंड और फिनलैंड यूक्रेन को टैंक देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन वो आधिकारिक रूप से जर्मनी की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। जर्मन हथियार निर्माता कंपनी रीन मेटाल के सीईओ अर्मिन पेपरगर ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जर्मनी के पास करीब 110 लेपर्ड टैंक हैं, जिनमें 88 पुराने लेपर्ड 1 हैं। इन्हें रिपेयर करने में अरबों रुपए खर्च होंगे। यूक्रेन को जर्मन टैंक देने की खबर पर रूस भड़क उठा था। रूस ने कहा था कि वो जर्मन टैंकों को बाकी पश्चिमी हथियारों की तरह बर्बाद कर देगा। यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियारों की अंधाधुंध सप्लाई कर रहे हैं, जिस पर रूस ने कहा था कि पश्चिमी देश इस गलतफहमी में हैं कि वो हथियारों की मदद कर रूस को हरा सकते हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन की जंग भले ही ज्यादा लंबी खिंच सकती है, लेकिन जंग का परिणाम युद्ध शुरू होने से पहले ही तय हो चुका है। और आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि लेपर्ड 2 आखिर कितना घातक है। साल 1979 में लेपर्ड 2 बनकर तैयार हुआ। इसका वजन करीब 55.15 टन है और अगर इसकी रेंज की बात करें तो लेपर्ड 2 की रेंज करीब 5.5 किलोमीटर की है। वहीं लंबाई करीब 9.76 मीटर तक की है और ऊंचाई 2.48 मीटर। इसके साथ ही लेपर्ड 2 की मेन गन 120 mm है, तो वहीं लेपर्ड 2 की मशीन गन 7.62 mm है। लेपर्ड 2 की मेन गन का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, जिसकी फायर पावर 42 राउंड यानी कि 42 राउंड फायर ये करती है। इसके साथ ही लेपर्ड 2 मशीन गन 4750 राउंड फायर करती है। ट्रैवर्स रेंज की बात करें तो 360 डिग्री तक है ये, और इस लेपर्ड 2 की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
और नाटो के समर्थन वाले यूक्रेन से जंग को जीतने के लिए रूस ने बड़ा फैसला किया है। क्या ये फैसला है, आपको बताते हैं। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें रेगुलर के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर जवानों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा रूस ने अपनी सेना के तीनों अंगों के साथ साथ स्पेस वॉर यूनिट को मजबूत बनाने का फैसला किया है। इससे पहले रूस के राय के फौजियों और कैदियों को हथियार थमाकर जंग के मैदान में भेजता रहा है। कहते हैं ताकत का असली अंदाजा तभी लगता है जब ताकत को आजमा कर देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस अब तक यही समझ रहा था कि उसकी सेना दुनिया में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। हथियारों के मामले में भी रूस खुद को अमेरिका से कमतर नहीं आंकता। लेकिन यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद रूस को अपनी सैन्य ताकत का असल अंदाजा लग गया। 11 महीने की जंग के बाद रूस को अब एहसास हुआ है कि उसकी सेना को और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल वॉलेरी गेरासिमोव सहित सैन्य प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में रूस की सेना के विस्तार का फैसला लिया गया। बैठक के बाद रक्षा मंत्री सर्गेई ने कहा कि सेना के लिए नए हथियारों से लेकर जवानों की भर्ती तक के फैसले लिए गए। Критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структур компонентов вооруженных сил. Нарастить объемы подготовки специалистов в военную безопасность государства, защитить новые, создать 2 новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов. दरअसल यूक्रेन के साथ जंग के 11 महीनों में जेलेंस्की ने रूस के अब तक करीब 1.25 लाख सैनिकों की मौत का दावा किया है। रूस की ओर से नए सैनिकों की भर्ती का ऐलान यूक्रेन के इस दावे को और मजबूती दे रहा है। इसलिए रूस ने अब न सिर्फ रेगुलर सोल्जर की भर्ती करने का फैसला किया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती का भी ऐलान किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में सैन्य उपकरणों की कमी न हो पाए, इसके लिए रक्षा मंत्री ने यह फैसला किया है कि रूस हथियार खरीद के समझौतों की तय मियाद तक हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। रूस की सेना को मजबूती देने का ये फैसला क्रेमलिन से आए एक इशारे के बाद हुआ, जिसमें रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना को मजबूत करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था, रूस के खिलाफ पश्चिम द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध के कारण मॉस्को को अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत है। रूसी पुरुषों के लिए सेना में सेवा करने के लिए 1 वर्ष के लिए मसौदा आयु को स्थानांतरित करने के लिए दिसंबर में घोषित रक्षा मंत्रालय के प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि सैन्य ताकत में रूस से कई गुना ताकतवर होने के बावजूद नेटो देशों ने अब तक जंग के मैदान में खुलकर रूस का सामना नहीं किया। लेकिन यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को घुटने पर बैठाने की कोशिश में नेटो देशों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रूस और यूक्रेन महायुद्ध को करीब 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस जंग में कभी रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले किए गए तो कभी यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया जाता है। इस महाजंग में रूस और नेटो के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बन गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं रूस और नाटो की सैन्य ताकत आखिर क्या कुछ कहती है। देखिए, परमाणु ताकत की बात करें तो नाटो के पास कुल 5,943 परमाणु हथियार है, जबकि अकेले रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार की खेप है। इसके साथ ही जंगी जहाज की बात करें तो नाटो के पास कुल 113 युद्धपोत है।
तो वहीं रूस के पास 11 जंगी जहाज का बेड़ा है। नाटो के पास कुल 28 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि रूस के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट मौजूद है। इसके साथ ही नाटो की नेवी के पास डिस्ट्रॉयर की संख्या 119 है। तो वहीं रूस के पास 14 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। इसके साथ ही सबमरीन के मामले में नाटो रूस से कहीं ज्यादा आगे है। नाटो के पास 144 सबमरीन मौजूद है, जबकि रूस के पास सिर्फ 66 सबमरीन का बेड़ा। और नाटो के कुल सैनिकों की संख्या 54,000-5,700 है। तो वहीं रूस के पास 13,50,000 कुल सैनिक। इसमें नाटो के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 33,66,000 के पास है। और उधर रूस के पास 8,50,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके साथ ही नाटो के पास 13,01,000 रिजर्व फोर्स है। तो वहीं रूस के पास 2,50,000 रिजर्व फोर्स की तैनाती। और एक के बाद एक परमाणु बम वाली तस्वीरें बड़े खतरे के संकेत दे रही है। यूक्रेन की सीमा के करीब व्लादिमीर पुतिन ने अपनी RS-24 को गश्त के लिए निकाला, जिसने ज़ेलेंस्की के जाबाजों के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन की यास मिसाइल दुनिया के आतंक फैलाने के लिए जानी जाती है। कितनी घातक है ये मिसाइल, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। क्या कीव पर बड़ा हमला होने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की का किला टारगेट पर है? क्या यूक्रेन के सैन्य ठिकाने खतरे में हैं? क्या नेटो के हथियार निशाने पर है? महायुद्ध के बीच इन दावों ने जगह ले ली है कि रूस ने अपने घातक RS-24 को एक्टिव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना ने ट्वेर इलाके में RS-24 यार्स मिसाइल को तैनात कर दिया है। RS-24 का तैनात होना 2023 में एक बड़े खतरे का संकेत दे रहा है, क्योंकि पुतिन का यह ब्रह्मास्त्र बेहद विध्वंसक है। इस मिसाइल का दुनिया में किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक यार्स का दल 100 किलोमीटर तक मार्च करेगा, इलाके की स्थिति देखेगा। RS-24 को ट्वेर इलाके में बेलारूस की सीमा के करीब और यूक्रेन के साथ सीमा के अंदर मुकाबले के लिए सेट किया गया है। इस मिसाइल के जरिए रूस दुनिया के किसी भी महाद्वीप में परमाणु हमला कर सकता है। खतरा क्यों बढ़ गया है वो ऐसे समझिए। दरअसल रूस के जिस इलाके में RS-24 एक्टिव नजर आया, वहां से कीव की दूरी महज 1000 किलोमीटर है, जो RS-24 की रेंज के आगे बेहद कम है। यानी ट्वेर से अगर मिसाइल छोड़ी जाती है तो चंद सेकंड में कीव में बारूद उठ जाएगा, बेगुनाहों का कब्रिस्तान तैयार हो जाएगा। अगर पुतिन का दिमाग घूमा और उन्होंने इसकी बटन को दबा दिया तो रूस की ये मिसाइल कैसी तबाही मचाएगी वो इसके दम से जानिए। RS-24 मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। परमाणु हमला करने वाली RS-24 मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर है। मिसाइल में 3,000 किलो टन परमाणु बम ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पेलोड क्षमता ही है। RS-24 मिसाइल में 500 किलो टन के 6 परमाणु बम सेट हो सकते हैं। रूस के परमाणु तहखाने में कुल 173 RS-24 मिसाइल है। RS-24 मिसाइल 75.5 फीट लंबी और 55 टन वजनी है। पुतिन भले ही एटॉमिक अटैक के दावे को नकारते हों, लेकिन उनके अधिकारी कई बार खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि जहां रूस कमजोर दिखेगा, परमाणु वार करेगा।
की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से यहां पर जूझ रहा है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि किस तरह से पाकिस्तान को विश्व बैंक ने बड़ा झटका दिया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान को इस बार लंबे वक्त तक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा आर्थिक संकट। दक्षिण एशिया की सबसे बदहाल अर्थव्यवस्था का लगा ठप्पा। पाकिस्तान में लंबे समय तक चल सकती है आर्थिक मंदी। पाकिस्तान की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान इस बार सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस बात की पुष्टि की है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दक्षिण भारत की सबसे बदहाल, जर्जर और खस्ता करार दिया है। यानी साफ है कि विश्व बैंक की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के लिए शाहबाज सरकार के नीतिगत फैसले को भी जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को लंबे समय तक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी साफ है कि अभी जो हालात पाकिस्तान में हैं, वो महज एक ट्रेलर है। अभी हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक हालात किस कदर खराब हैं, उसका अंदाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान से लगाया जा सकता है। ये बयान उस वक्त का है जब शहबाज शरीफ ने उद्योगपतियों के साथ प्री बजट मीटिंग बुलाई थी और फिर उनसे खाने का बिल चुकाने की भी अपील की थी। चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया कि नहीं बनाया? और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। No, but I'm not joking, I'm serious. बलूचिस्तान में आटे की भारी किल्लत है। हालत यह है कि वहाँ सरकारी आटे की तस्करी हो रही है। लोग रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जरूरत की सभी चीजों के दाम 7वें आसमान पर पहुँच चुके हैं और दंगे जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना को इनकी जरा भी फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की सेना इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता रही है। पाकिस्तान की सेना का मानना है कि विदेशी ताकतों की वजह से ये विद्रोह और बढ़ सकता है, लिहाजा सेना को किसी भी हालात से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की बदहाली के लिए पाकिस्तान सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन असर होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से वहां की आर्थिक बदहाली और भी जटिल हो सकती है। और फिलहाल और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया गया है। शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया है और आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया गया। एक नया कीर्तिमान शुभमन गिल की ओर से रचा गया है। ऐसे में अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो चार चांद जाहिर तौर पर ये दोहरा शतक साबित होने वाला है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया है। ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय टीम को भी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद वनडे में ये दोहरा शतक लगाया गया है। शुभमन गिल की ओर से ये डबल सेंचुरी जो मारी गई है वो भी हैदराबाद के खिलाफ जाहिर तौर पर अंडर क्रिकेट टीम की अगर लिस्ट देखें तो हैदराबाद वनडे में दोहरा शतक लगाया गया है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल ने 145 गेंद में ये डबल सेंचुरी मारी है, यानी कि 200 रन बनाए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से रनों का पहाड़ यहाँ पर लगा दिया गया है और ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती अब टीम के सामने खड़ी हुई है कि किस तरीके से इस रन को ओवरकम किया जाए। तो ये देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये
दोहरा शतक लगाया है। इससे पहले श्रीलंका और भारत के बीच में जो 3 मैचों की सीरीज खेलने को दिखी थी, उसमें भी गिल का शानदार प्रदर्शन रहा था और एक बार फिर से अपने उस प्रदर्शन को दोहराते हुए आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये डबल सेंचुरी यहां पर लगा दी गई है। तंगी और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान में आटे पर संग्राम मचा हुआ है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एक अमेरिकी सांसद ने प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान पर एक बिल पेश किया है और जिसमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह मुख्य गैर नेटो सहयोगी की लिस्ट से बाहर करने का प्रस्ताव है। और अगर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ये बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान उसके मुख्य सहयोगी की लिस्ट से जो है वो बाहर हो जाएगा। फिलहाल सदन में पेश इस बिल को हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भेज दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि पिछले साल ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से ये दर्जा छीन भी लिया था। लेकिन अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान पर यह खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल अमेरिका के 18 गैर नाटो सहयोगी देश है, जिनमें कई देशों की मौजूदगी है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र समेत कई देश शामिल हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जवानों ने पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। घुसपैठ की ये कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गुरदासपुर इलाके में की गई है। यहाँ बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से हथियार और ड्रग्स बरामद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बॉर्डरिंग एरिया में गुरदासपुर में, पंजाब में गुरदासपुर में हथियार जब्त किए गए हैं। दरअसल ये हथियार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए सप्लाई किए जा रहे थे इंडिया में। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ताजा मामला पंजाब के गुरदासपुर से सामने आया। वहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आने वाले एक संदिग्ध ड्रोन को खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, जब बीएसएफ जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो उन्हें एक पैकेट मिला। तलाशी के दौरान गुरदासपुर के ऊंचा टकला में बीएसएफ जवानों को जो पैकेट मिला, उसके अंदर से 4 पिस्टल जो कि मेड इन चाइना के थे वो बरामद हुए। इसके साथ ही 8 मैगजीन और 47 जिंदा कारतूस और ड्रग्स भी बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। बीएसएफ के पीआरओ ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एक लकड़ी के पैकेट मिला जिसके अंदर 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 राउंड बरामद करे गए। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स और हथियार भेजने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नए साल से अब तक गुरदासपुर में 6 बार पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, लेकिन मुस्तैद जवानों ने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। का परीक्षण किया गया। 7.5 मिनट में 30 किलोमीटर का सफर तय करेगी हाई स्पीड ट्रेन। महंगाई से पाकिस्तान में बिगड़े हालात। पीओके में आटे की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। बिजली के रेट में करीब 5 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मंदिर में की गई तोड़फोड़। खालिस्तानी समर्थकों पर हमले का आरोप। 5 दिनों में दूसरी बार मंदिर पर हुआ है हमला। आर्कटिक महासागर से रूस के विमान ने भरी उड़ान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। पश्चिमी देश पूरी तरह से हुए अलर्ट। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर टैंक से एक के बाद एक कई हमले किए हैं। भीषण हमले का वीडियो रूस की मीडिया ने जारी किया। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दौरा किया। इस दौरान रूस के सैनिकों से बात भी की। रूस के कमांडर्स के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई।
रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, जल्द ही नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। रूस ने अपनी तीनों सेना के साथ स्पेस वॉर यूनिट को मजबूत बनाने का लिया फैसला। कोरिया के तानाशाह को बेनकाब करने के लिए अमेरिका ने बनाया नया प्लान, 400 करोड़ खर्च कर जानेगा किम जोंग की गुप्त गतिविधियां। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फबारी के बीच घर में घुसा हिरण, घर के सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। और कैलिफोर्निया में बारिश के थमने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। जगह जगह पानी भर चुका है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यमुना में प्रदूषण को लेकर के बीजेपी विधायकों ने जताया विरोध। पंजाब के गुरदासपुर में बड़ी साजिश हुई नाकाम। बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। तस्करों ने ड्रोन के जरिए